प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। पिछले व्याख्यान में हमने चौहान साम्राज्य के उदय और पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। आज हम उसी कड़ी में पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय की नीति और अपने आसपास के राज्यों के साथ उसके संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। अपने विद्रोही रिश्तेदारों का दमन करने के पश्चात पृथ्वीराज ने बंडानकों का भी दमन किया और गुड़गांव, अलवर, भरतपुर इत्यादि के क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया। उसके पश्चात पृथ्वीराज ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों को देखते हुए दिग्विजय की नीति की शुरुआत की। इस दिग्विजय की नीति के तहत सर्वप्रथम चंदेल राज्य से पृथ्वीराज का सामना हुआ। चौहान राज्य के पूर्व में स्थित महोबा के चंदेलों के खिलाफ पृथ्वीराज ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उस समय चंदेल राज्य में बुंदेलखंड, जैजाक भुक्ती और महोबा के भूखंड सम्मिलित थे और चंदेल शासक परमारदी शासन कर रहा था। इस राज्य की अव्यवस्था का लाभ उठाकर पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया। जिनपाल के अनुसार आधुनिक नरैना के स्थान पर उन्होंने अपना सैनिक पड़ाव जमाया। परमारदी ने अपने 2 रुष्ट सेनानायक आला और उदल को वापस कन्नौज से बुलाया और इस विकट और दयनीय स्थिति का सामना करने हेतु आमंत्रित किया। पृथ्वीराज व परमारदी की सेनाओं के मध्य भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें आला व उदल अपने कई मित्रों सहित वीरगति को प्राप्त हुए तथा पृथ्वीराज को मिली विजयश्री में एक विस्तृत भूभाग प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज ने अपने एक सामंत पंजुन राय को वहां का प्रशासक नियुक्त किया और स्वयं अजमेर आ गया, परंतु चौहान राज्य इस विजय का स्थायी लाभ नहीं उठा सके, क्योंकि चंदेलों ने पृथ्वीराज के भय से गहड़वालों से मैत्री संबंध स्थापित कर लिए, जिससे चंदेल गहड़वाल संगठन पृथ्वीराज के लिए मात्र सैनिक व्यय का निमित्त बना। पृथ्वीराज के लिए यह सफलता राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी हानिकारक सिद्ध हुई। चंदेलों पर विजय प्राप्त करने के बाद पृथ्वीराज ने चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया। उस समय चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के अधीन गुजरात प्रदेश के साथ साथ नाडोल एवं आबू के राज्य भी सम्मिलित थे। दोनों ही राज्यों पर क्रमशः चौहान और परमार वंश के शासक थे, जो भीमदेव द्वितीय के सामंत थे। वैसे भी देखा जाए तो चालुक्य एवं चौहानों के बीच शत्रुता काफ़ी पुरानी थी। पृथ्वीराज के समय यह और भी अधिक बढ़ गई। बताया जाता है कि आबू नरेश की पुत्री इच्छिनी से पृथ्वीराज ने भीमदेव द्वितीय की अभिलाषा के विरुद्ध विवाह कर उसे अप्रसन्न कर दिया,
किंतु गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इस कारण को स्वीकार नहीं किया है। चालुक्य चौहान संघर्ष का एक अन्य कारण और था कि पृथ्वीराज के पिता की हत्या भीमदेव ने कर दी थी, जिससे पृथ्वीराज ने प्रतिशोध की भावना से भीमदेव पर आक्रमण किया था। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह मान्यता भी तिथि क्रम से मेल नहीं खाती है। मारवाड़ के विस्तृत क्षेत्र को अजमेर राज्य में मिलाने की महत्वाकांक्षा ने पृथ्वीराज को भीमदेव के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रेरित किया होगा। खरतर गच्छ पटावली तथा पृथ्वीराज रासो के अनुसार 1184 ईस्वी एवं 1187 ईस्वी में यह युद्ध हुआ होगा और इसी समय संधि होना दोनों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। रासो में 1184 ईस्वी के नागौर के युद्ध का वर्णन मिलता है। 1187 ईस्वी में जगदेव प्रतिहार के बीच बचाव करने से दोनों राज्यों के बीच संधि होने के प्रमाण मिलते हैं। निसंदेह चालुक्य राज्य पर पृथ्वीराज के आक्रमण अपनी शक्ति को बताना मात्र ही था, न कि शक्ति को प्रतिष्ठित करना। अतः इस नीति से पृथ्वीराज को कोई स्थायी लाभ नहीं हुआ और न ही भीमदेव द्वितीय को। इतना अवश्य है कि भावी तुर्क आक्रमण के विरुद्ध जहाँ दोनों राज्यों का संगठन सफल हो सकता था, वहाँ इनका विघटन तुर्कों के लिए लाभप्रद रहा। इसी के साथ साथ चौहान और गढ़वाल शक्ति के बीच शत्रुता के फलस्वरूप पृथ्वीराज ने कन्नौज पर भी आक्रमण किया। चौहानों को साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तर पूर्व की ओर गढ़वालों से संघर्ष करना पड़ा। चौहान गढ़वाल शत्रुता विग्रहराज चतुर्थ तथा विजयचंद्र के समय से चली आ रही थी। विग्रहराज ने विजयचंद्र को युद्ध में परास्त किया था। उत्तराधिकारी जयचंद इसका बदला लेने के लिए अवसर की तलाश में था। पृथ्वीराज ने जब चंदेलों को पराजित किया तो कन्नौज ने उसकी ओर अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाया। परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज कन्नौज को भी सबक सिखाना चाहता था। अतः दशरथ शर्मा के अनुसार दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक एक दूसरे के राज्य को अपने राज्य में मिलाने की प्रबल आकांक्षा रखते थे। यही इन दोनों के बीच शत्रुता एवं वैमनस्य का स्वाभाविक कारण था। तात्कालिक कारण के रूप में पृथ्वीराज रासो में वर्णित संयोगिता स्वयंवर कथा को माध्यम माना जा सकता है। संयोगिता के हरण और वरण के अनंतर दोनों राज्यों के जन धन की अपार हानि हुई, किंतु पृथ्वीराज की दिग्विजय योजना की अंतिम पुष्टि अवश्य हो गई। संयोगिता स्वयंवर की कथा के बारे में अनेक प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कन्नौज के जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया, तब अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन भी किया, जिसमें पृथ्वीराज के अतिरिक्त कई राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया गया था। राम वल्लभ सोमानी का ये मानना है कि पृथ्वीराज को भी बुलाया गया था, किंतु अपना स्वतंत्र अस्तित्व एवं बराबरी का शक्तिशाली होने के कारण वह नहीं गया। विक्रम संवत 1239 में जब पृथ्वीराज ने जैजाक मुक्ति पर आक्रमण किया, तब जयचंद ने पृथ्वीराज के विरुद्ध चंदेलों को सहायता दी थी, जिससे जयचंद और पृथ्वीराज के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध थे। तब पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रखवा दी। संयोगिता एवं पृथ्वीराज एक दूसरे को मन ही मन चाहते थे, अतः संयोगिता वरमाला लेकर एक एक को देखते हुए आगे बढ़ी और पृथ्वीराज को वहां न पाकर बड़ी दुखी हुई। किंतु जब वह दरवाजे तक पहुंची तो उसे द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति नजर आई।
उसने अपनी स्वयंवर की माला उस मूर्ति के गले में डाल दी। उस समय तक पृथ्वीराज भी वहां पहुंच गया था। अतः सहयोगिता को घोड़े पर बैठाकर वह उसे अजमेर ले आया और साथ के चौहान सैनिक घेड़वालों का सामना करते रहे। सोमानी लिखते हैं कि सहयोगिता द्वारा पृथ्वीराज की मूर्ति को हार पहना देने से जयचंद काफ़ी क्रुद्ध हुआ और सहयोगिता को गंगा के किनारे एकांत महल में बंदी रूप में बना दिया। जब पृथ्वीराज को यह समाचार ज्ञात हुआ तो उसने कन्नौज पर आक्रमण किया और एक भयंकर युद्ध के बाद वह सहयोगिता का अपहरण करने में सफल रहा। सहयोगिता कथा की ऐतिहासिकता के बारे में अनेक विद्वानों में विभिन्न मत पाए जाते हैं। ओझा इस कथा को केवल भाटों की कपोल कल्पना मानते हैं और कहते हैं कि प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कहीं कोई जिक्र नहीं है। नैचंद सूरी द्वारा संपादित रंभा मंजरी नाटक में कहीं कहीं पर सहयोगिता की इस कथा का वर्णन नहीं मिलता है, कहीं पर भी इस कथा का वर्णन नहीं मिलता है। आर.एस. त्रिपाठी भी इसे सही नहीं मानते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी का कहना है कि पृथ्वीराज के समय में यज्ञ और स्वयंवर की प्रथा लगभग समाप्त सी हो गई थी। साथ ही जयचंद ने कोई इतनी अधिक विजय भी नहीं की थी कि उसे राजसूय यज्ञ करने की आवश्यकता पड़ी हो। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में सहयोगिता का उल्लेख भले ही नहीं आया हो, किंतु उसमें दी गई राजकुमारी तिलोत्तमा की जो कहानी है वह पूर्णतः सहयोगिता से मिलती जुलती है। इसी भांति 16वीं शताब्दी के सुजन चरित्र महाकाव्य में भी जो वर्णन मिलता है उससे सहयोगिता की कथा की पुष्टि होती है। इसमें भी नाम का फर्क है। सहयोगिता की जगह कमलावती नाम दिया गया है। समकालीन फारसी तवारीखों में भी इस घटना का वर्णन नहीं मिलता है, किंतु अबुल फजल अवश्य लगभग 400 वर्ष बाद इसका वर्णन करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि हमीर महाकाव्य और रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं तथा इसमें वर्णन न मिलने से सारी घटना को काल्पनिक मान लिया जाए, यह भी उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए ये बताया है कि प्रेम जीवन का एक अंग है और वह सत्य एवं वास्तविक है, अतः यह घटना घटी हो तो भी कोई आश्चर्य नहीं। C.V. वैद्य एवं गोपीनाथ शर्मा भी इसे स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से सहयोगिता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता है। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ उतार चढ़ाव या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका किया जाना उचित नहीं है। पृथ्वीराज तृतीय की दिग्विजय योजनाओं को कई इतिहासकारों ने समयोचित, न्यायोचित और आवश्यक बतलाया है। C.V. वैद्य ने पृथ्वीराज के यश को बढ़ाने में इन दिग्विजयों को स्वीकार किया है, किंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार यह दिग्विजय योजना दूरदर्शितापूर्ण नहीं थी। यदि पृथ्वीराज द्वारा थोड़ी सूझबूझ से काम लिया जाता तो पड़ोसी राज्य परस्पर अनाक्रमण संधि में बंधकर भविष्य में होने वाले विदेशी आक्रमण के विरुद्ध संगठित हो सकते थे, किंतु भारतीय इतिहास में पारस्परिक विद्वेष परंपरा का जन्म इसी काल में हुआ हो ऐसी बात भी नहीं है। यह तो एक रूढ़ि के रूप में शासकीय आचरण बन गया था, अतः पृथ्वीराज तथा उसके पड़ोसी शासक उससे मुक्त कैसे रह सकते थे। पृथ्वीराज और तुर्कों के मध्य विरोध के कई कारण थे। उन कारणों की वजह से पृथ्वीराज को तुर्कों का विरोध सहन करना पड़ा। मईजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज के बीच हुए युद्ध के अनेक कारण थे जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला कारण तत्कालीन भारत की दशा मईजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम गोरी को भारत आक्रमण के लिए प्रेरित कर रही थी। धन धान्य से परिपूर्ण भारत को महमूद गजनवी ने खूब लूटा था, अतः मोहम्मद गोरी भी धन प्राप्त करने की
लालसा रखता था, ताकि ए.बी. पांडे के अनुसार भारत से प्राप्त धन और सामरिक साधन उसे अपने वंश के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सहायक हो सकते थे और मध्य एशिया की राजनीति में एक अहम स्थान वो हासिल कर सकता था। इसी प्रकार उस समय की भारत की राजनीतिक दशा भी गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रही थी। राजनीतिक दृष्टि से जब भारत में कोई भी सार्वभौम सम्राट नहीं था, गुर्जर प्रतिहारों का प्रभाव लगभग लुप्त हो गया था, पंजाब पर गजनवी शासक था, तो मुल्तान पर इस्माइलिया शियाओं का शासन था। इन राज्यों के पूर्व तथा दक्षिण में कई कई छोटे छोटे राजपूत राज्य थे। उत्तरी भारत में उस समय सोलंकी, चौहान, गहड़वाल व सेन वंश प्रबल थे, किंतु उनमें पारस्परिक मेलजोल का पूरा अभाव था। उनकी पारस्परिक फूट ने मोहम्मद गौरी को भारत विजय के लिए प्रेरित किया और उसकी भारत विजय का मार्ग साफ कर दिया। इसी प्रकार पृथ्वीराज की महत्वाकांक्षा भी इन दोनों शक्तियों के बीच संघर्ष का कारण बनी। उसने अपनी विविध विजयों से अपने पड़ोसियों को भी शत्रु बना लिया था। उसने चंदेलों की शक्ति को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। 1181 ईस्वी के ललितपुर शिलालेख के अनुसार पृथ्वीराज ने महोबा को भी अपने अधीन कर लिया। पृथ्वीराज का दिल्ली पर अधिकार हो जाने से और संयोगिता वाली घटना से जयचंद उसका परम शत्रु हो गया था और वह उससे बदला लेना चाहता था। निसंदेह पृथ्वीराज के शौर्य एवं साहस को उसके पड़ोसी स्वीकार कर रहे थे, किंतु वे मन ही मन उससे जलते भी थे और इस अवसर की तलाश में थे कि उसकी शक्ति का पूर्ण दमन कब हो। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों में उन्हें पृथ्वीराज का पतन नजर आ रहा था। यही कारण है कि चित्तौड़ के रावल समरसी के अतिरिक्त पृथ्वीराज का तब कोई समर्थक भी नहीं था। यह मोहम्मद गौरी के लिए उत्तम अवसर था। टॉड के अनुसार कन्नौज के जयचंद ने कई छोटे छोटे राजाओं को मिलाकर अनिलवाड़ा, पट्टम, मंदोर व धार के राजाओं से विचार विमर्श करके योजना बनाई, जिसके अनुसार वह मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज का सर्वनाश चाहता था। इस प्रकार से जयचंद की यह योजना पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच संघर्ष का एक तात्कालिक कारण बनी। इसी प्रकार गौर की राजनीतिक परिस्थितियां भी मोहम्मद गौरी को भारत की ओर आक्रमण करने के लिए उकसा रही थी। मोहम्मद गौरी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न गौर साम्राज्य की रक्षा का था। ए.बी. पांडे का कहना है, गौरी यह मानता था कि लाहौर के गजनवी सुल्तान गौरी शासकों के संकट के समय उन पर हमला करके उसे फिर से गद्दी लेने की चेष्टा कर सकते हैं। इसी भांति मुल्तान के इस्माइलिया शियाओं का भी उसे विरोध की संभावना थी। अतः मोहम्मद गौरी के पास भारत विजय के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वैसे भी वह अपने वंश का गौरव बढ़ाने के लिए काफ़ी व्याकुल था। इसके लिए आवश्यक था कि वह गौर की तनावपूर्ण राजनीति से दूर रहकर एक नया साम्राज्य स्थापित करे। उसकी आवश्यकता की पूर्ति दिल्ली पर आक्रमण करने से ही दूर हो सकती थी। इसी प्रकार मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भी करना चाहता था। यद्यपि इस संदर्भ में उससे पूर्व अरबों एवं तुर्कों ने भी प्रयास किए और भारत में स्थायी रूप से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाए। यह कमी मोहम्मद गौरी अपने उद्देश्य के द्वारा पूर्ण करना चाहते थे, जिससे वह दूर कर भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाह रहा था। और भारत की राजनीतिक परिस्थितियाँ उस समय इस प्रकार की थी जो उसके लिए अनुकूल बनी। इसके अलावा धार्मिक रूप से भी मोहम्मद गौरी धर्म प्रचार के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण करना चाहता था। ए.बी. पांडे का ये मानना है कि भारतीयों पर विजय प्राप्त करने में वह मुसलमानों के धार्मिक जोश का लाभ उठाना चाहता था
और बहुत से लोगों की दृष्टि में यह पुण्य का कार्य था। डॉक्टर A.S. श्रीवास्तव ने भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच संघर्ष का मूल कारण धार्मिक कट्टरता को ही माना है। गौरी भारत में इस्लाम का प्रचार कर भारत में इस्लामी साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। प्रसाद शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज ने मुसलमानों का विनाश करना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया था। पृथ्वीराज हिंदू धर्म और संस्कृति का रक्षक था। ऐसी स्थिति में दो विरोधी विचारधाराओं के बीच संघर्ष अवश्यंभावी था। इसके साथ साथ मोहम्मद गौरी अपने को महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी समझता था और उसके द्वारा जीते गए प्रदेशों पर भी वह अपना अधिकार समझता था। अतः महमूद की मृत्यु के उपरांत उसके दोनों पुत्रों मोहम्मद और मसूद के बीच उत्तराधिकार युद्ध जब हुआ तो दिल्ली के हिंदू राजा ने स्थिति का लाभ उठाते हुए झांसी, थानेश्वर व सिंध के मुसलमानों से ले लिए थे। उधर मोहम्मद गौरी ने गजनवी पर अधिकार करने के साथ गजनवी के भारत स्थित राज्यों पर अपना अधिकार जमाना अपना अधिकार माना। यूँ तब तक अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने में पृथ्वीराज से युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया था। इसके साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान अपने दिग्विजयों के द्वारा उसने लगभग उत्तरी भारत पर कब्जा कर लिया था। उधर मोहम्मद गौरी भारतवर्ष में तुर्क राज्य को फैलाने में व्यस्त था। कर्नल जेम्स टोड का ये मानना है पृथ्वीराज चौहान का राज्य सतलज नदी से बेतवा तक और हिमाचल के नीचे के भागों से लेकर आबू तक फैला हुआ था। पृथ्वीराज के साम्राज्य की बढ़ती हुई सीमा उसे तुर्कों के राज्य की सीमा के निकट ले गई थी। अतएव दोनों ही शक्तियों के बीच संघर्ष अवश्यंभावी हो गया था। उस समय के ऐतिहासिक ग्रंथों में गौरी के 21 या 17 या 7 आक्रमणों के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। उस प्रकार के आक्रमणों का मंतव्य कुछ और अलग हो सकता है। हो सकता है कि सीमांत क्षेत्रों में छिटपुट हुए आक्रमण या उस प्रकार की घटनाओं को उन्होंने आक्रमण होना माना हो। पृथ्वीराज और गौरी के बीच दो संघर्ष हुए। तराइन के मैदान में हुए इन दोनों युद्धों में पहली बार पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया, परंतु पहले युद्ध में प्राप्त विजयों का फायदा न उठाकर उसने गौरी के भविष्य में होने वाले संकट को नहीं समझ पाया और उसके लिए उचित प्रबंध वह नहीं कर पाया। उससे पहले ही गौरी पुनः 1 वर्ष उपरांत दिल्ली पर आक्रमण करने के लौट आया और दूसरा तराइन का युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज पराजित हुआ और भारत में पहली बार एक मुस्लिम राज्य की नींव पड़ी।